हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि हम एक सीरीज चला रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो उसका हम लोग डे 4 तक कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं उसकी आगे यानी डे 5 की बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि जो हमारा प्रैक्टिस सेशन जारी था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर के, उसमें आज हम डे 5 के अंतर्गत क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि हम किस तरह से ऑप्शन को करेक्ट कर पाएंगे और हाउ easy to find out the correct one word substitution with analysis हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं क्या कुछ आज हमें मिलता है डे 5 में। तो यानी डे 5 में देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख रखा है 40 नंबर की बात किया जाए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये तो हमारा मेन सीरीज चल ही रहा है, तो और डे 5 आज हमें करना है। तो डे 5 में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब 42 नंबर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है जो आपके लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिमॉग। ये कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग, क्या अर्थ होगा ऑफ द वर्ड डिमॉग, यानी डिमॉग वर्ड का मतलब क्या होगा, वही हमें दोस्तों बताना है। तो चलिए, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, देखते हैं क्या कुछ हुआ था डिमॉग के मतलब। तो यहाँ है एन अनप्रिंसिपल पॉपुलर लीडर। नेक्स्ट है अ लीडर हु चेंज पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट है कि अ लीडर हु इज कमिटेड टू द नेशन। और डी है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड, यहाँ पे अगर हम 4 ऑप्शन की रीड आउट करने के बाद अगर हम पहुंचते हैं अपने राइट और आंसर की तरफ, तो हमारा जो ऑप्शन होगा डिमॉग का मीनिंग जो होता है वो होता है एन अनप्रिंसिपल पॉपुलर लीडर। तो सो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ए। तो यहाँ हम देखें कि 42 वाले में हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हुआ है वो हुआ है ऑप्शन ए, क्या एन अनप्रिंसिपल पॉपुलर लीडर हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो 43 की बात कर लेते हैं, तो देखेंगे कि 43 में क्या कुछ हमारे पास होता है। तो 43 में आपको देखने में मिल रहा होगा यहाँ पे कि मीनाग्रीज इज द प्लेस फॉर, यानी ये पूछा जा रहा है कि मीनाग्रीज किस वाले प्लेस को कहते हैं। मीनाग्रीज इज द प्लेस फॉर, अर्थात इसके कहने का मतलब है, जो इसका कहने का आशय है, ये कहना चाह रहा है कि मीनाग्रीज है वो किस प्लेस के लिए जाना जाता है, किसके लिए वो मीनाग्रीज प्लेस है। तो आइए देखते हैं बताने ऑप्शन में। ये कहता है कि जो मीनाग्रीज है इज फॉर द प्लेस फॉर फिश एंड वाटर प्लांट। क्या मीनाग्रीज एक ऐसा वो प्लेस है जहाँ पे आप फिश और वाटर की प्लांट्स की बातें करेंगे। और ये फिर कहता है वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, क्या मीनाग्रीज वो प्लेस है जहाँ जंगली जानवर और पक्षियों की बात की जाएगी। फिर कहता है इम्यूनिशन एंड वेपन्स, जहाँ पे हथियार रखने की बात हो। फिर कह रहा है इनवैलिड टू एंजॉय गुड हेल्थ, क्या आपको इनवैलिड मतलब वैध नहीं है टू एंजॉय गुड हेल्थ, यानी कि अगर आप 4 ऑप्शन को रीड आउट करने के बाद अगर हम लोग ऑप्शन तक पहुंचने का काम करें तो इसका मैं आपको मीनिंग बताऊं। मीनाग्रीज वो प्लेस होता है जहां पर आप वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स रखते हैं, यानी मीनाग्रीज वो प्लेस है जहां पे हम वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स को रखने का काम करते हैं। दैट इज वाई हमारा आंसर सही होगा 43 में ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। तो देखते हैं क्या कुछ हम इसमें कर पाते हैं। तो ये नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 44 में आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे जो दिया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए इस प्रकार है कि द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द क्राई ऑफ पिजन इज, यानी ये बोला है कि द वर्ड स्पेसिफिक वर्ड, यानी द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द क्राई ऑफ पिजन्स इज, यानी कहने का मतलब कि जो एक स्पेसिफाई किया गया है, विशेषण बनाने की बात की गई है, वो वर्ड क्या हो सकता है। फॉर पिजन तो क्रो है, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो कू है, सी की बात करें चर्प है और डी की बात करें कुरु है।
तो यानी पिजन की बोल की बात की जा रही है, पिजन के साउंड की बात की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगा कि पिजन की साउंड की अगर बात की जाएगी तो हम ऑप्शन नंबर पे चलेंगे बी पे। अगर इस तरह से मैं एनालिसिस भी करना चाहूँ तो क्रो तो कौवे की आवाज होती है, चर्प मींस चिड़ियों का चहचहाना है, तो उन में देखा गया पिजन की बोल जो होती है कू। यानी अगर हिंदी की बात करें तो इसे आप कह सकते हैं गुटरगू, तो इसे आप कह सकते हैं गुटरगू। तो ये याद रखेंगे हिंदी में, बट आपको हिंदी से लेना देना नहीं है, यहाँ इंग्लिश में जाना था, इसलिए कू आपका सही। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 45 में। अगर हम लोग देखने की काम करें यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा वन हु ईट्स एवरीथिंग इज कॉल्ड, यानी कि वन हु मतलब एक वह जो खाता है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ खाता है, इज कॉल्ड कहा जाता है। यानी कि एक वह जो सब कुछ खाता है उसे क्या कह सकते हैं, तो उसे कहते हैं क्या हर्बीवोरस कहते हैं ना, ग्रेगरीज कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्रेडुलस कहते हैं नहीं, उसे कहते हैं दोस्तों ओमनीवोरस। क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं, यानी सर्वभक्षी कहा जाता है हिंदी में। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डी कि वन हु ईट्स एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनीवोरस, दैट इज हिंदी में मैंने बता दिया कि सर्वभक्षी कहा जाता है। तो इस प्रोसेस को और भी आगे लेके चलते हैं बिकॉज ये बहुत अच्छा ही प्रोसेस है, आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा बहुत बढ़िया से। तो नेक्स्ट लेते हैं 46 की बातें करते हैं। तो 46 में आपको मिलेगा इस प्रकार an imaginary name assumed by an author for disguise is called, यानी कहने का मतलब है कि an imaginary name एक काल्पनिक नाम, assumed मतलब जो माना गया यानी स्वीकारा गया, by an author एक ऑथर के लिए लेखक के द्वारा, for disguise is called वो क्या कहा जाएगा। तो इसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ऑप्शन को रीड आउट करते हैं, चलिए ये ऑप्शन रीड करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन को रीड करने में मैंने देखा कि स्यूडोनिम, नियोलिज्म, लोक्वेशियस और वेटरन, यानी आपके पास चार ऑप्शन है। स्यूडोनिम का मतलब उपनाम होता है, नियोलिज्म मतलब नए चीजों को सीखने का है, लोक्वेशियस मतलब बातूनी है, और वेटरन का मतलब अनुभव होता है, अनुभवी। तो आफ्टर मतलब रीड आउट के बाद यानी 4 ऑप्शन रीड आउट के बाद हम अपने ऑप्शन तक पहुंच गए कि जो हमारा ऑप्शन है वो जो काल्पनिक नेम एज्यूम किया जाता है लेखकों के द्वारा, उसको हम इंग्लिश में सीडोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीडोनिम। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सही होता है ए। तो याद रखेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है वो इस प्रकार है आपके सामने 47 में क्या मिलेगा ये देखेंगे हम लोग। तो ये प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ये कह रहा है कि एक स्थान जहां मधुमक्खियां रखी जाती हो। तो एक वह स्थान जहां मधुमक्खियां रखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं, चलिए ऑप्शन देखते हैं। एवेरी ना, बिल्कुल ना, यहाँ तो पक्षियां रखी जाती हैं। केज मतलब पिंजरा होता है, नेक्स्ट मतलब घोंसला होता है, तो यहाँ भी मतलब घोंसले में भी पक्षियां होती हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग अपने ऑप्शन पे पहुंचेंगे एपियरी, तो यानी ये कहा जाए कि जहाँ पे मधुमक्खियां रखी जाती हैं उस स्थान को इंग्लिश में हम एपियरी कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सही होता है बी, यानी कि ये कह सकते हैं कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा आपका बी। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 48 की बात करेंगे। वन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि वन हु मतलब एक वह, वन हु मतलब पूछा गया अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एक व्यक्ति जो स्वतः रहता हो यानी स्वयं के अनुसार रहता है, वो अपने ही मन की मर्जी चला लेता है। तो ऐसा क्या, सेल्फिश, स्वार्थी, कुछ तो हद तक तो ठीक ही है कि अपने मन की करता है, अपने लिए करता है, तो स्वार्थी, बट ऐसा कुछ नहीं। लोनली, अकेलेपन ना। अनसोशल, असामाजिक, रेक्लूस। तो यहाँ आपका ऑप्शन दोस्तों 4 ऑप्शन को रीड करने के बाद आप सही ऑप्शन तक पहुंच चुके हैं, वो आपका ऑप्शन होगा रेक्लूस। रेक्लूस का हिंदी होता है सन्यासी या बैरागी। अब सन्यासी होता है या बैरागी होता है वो अपनी इच्छा से चलता है, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि उसे जो अच्छा लगता है वो करता है, जिसकी भक्ति पसंद है उसकी भक्ति करता है, और बस वो अपनी इच्छाओं से जीना चाहता है। तो यही कहा गया है कि अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एक वह व्यक्ति जो खुद से ही खुद की तरह रहना चाहे।
तो ये होता है आपका इंग्लिश में रेक्लूज होता है, और हिंदी में तो मैंने बताया कि सन्यासी या तो वैरागी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग कि दैट विच कांट बी चेंज्ड। दैट विच कांट बी चेंज, एक वह जो मतलब कि बदला ना जा सके, तो जो बदला ना जा सके उसे क्या कहेंगे। अब देखेंगे 4 ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन हमको मिलेगा इरिवोकेबल, फिर मिलेगा इररिलेवेंट, और फिर मिलेगा इम्प्रिजनेबल, और फिर मिलेगा आपको इरिपेरेबल। तो देखिए ये हो जाएगा इरिवोकेबल, कि यहाँ पे हमारा वो ऑप्शन सही हो जाता है, तो आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि दैट विच कांट बी चेंज, एक वह जो बदला ना जा सके, उसे इंग्लिश में कहते हैं इरिवोकेबल, अर्थात स्थिर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्थिर, जो बदला ना जा सके। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास बचा है, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में यानी एग्जाम्स में रिपीटेड है। तो देखते हैं क्या रिपीटेड हुआ है। तो देखेंगे 50 पे पहुंच गए। सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक, यानी ये पूछ रहा है कि राइट मीनिंग क्या होगी, लिंग्विस्टिक वर्ड की राइट मीनिंग बताना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग पूरे ऑप्शंस को रीड करते हैं, क्या मिलता है कुछ उसमें। तो देखेंगे वन हु नोज ओनली, मतलब वन हु नोज ओनली वन लैंग्वेज, यानी कहने का मतलब कि एक वह जो सिर्फ एक भाषा को जानेगा, क्या उसे लिंग्विस्टिक कहेंगे जी। अब देखते हैं नेक्स्ट बी वाले, वन हु नोज टू लैंग्वेज, एक वह जो 2 भाषाओं को जाने। तीसरा देखते हैं यहाँ पे वन हु नोज मोर देन 2 लैंग्वेज, मतलब एक वह जो 2 भाषाओं से ज्यादा जानता हो। अब इसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो हम लोग लेंगे डी ऑप्शन, वन हु नोज सेवरल लैंग्वेज। यही सही है दोस्तों कि लिंग्विस्टिक उस पर्सन को कहते हैं जो कई भाषाओं का जानकार होता है। लिंग्विस्टिक उसे कहते हैं जो कई भाषाओं का जानकार होता है। दैट इज वाई इंग्लिश में इसे इस प्रकार कहा गया है कि वन हु नोज सेवरल लैंग्वेज। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से। तो आपका ऑप्शन सही होगा डी वाला, क्योंकि लिंग्विस्टिक उसी को कहा जाता है। आप याद रखिएगा सेवरल लैंग्वेज, जहां पर आएगा कि सेवरल लैंग्वेज वाला ऑप्शन लिखिएगा तो समझ जाइएगा कि वही आपका ऑप्शन सही होता है। तो जी दोस्तों आज के लिए हमारे पास इतना ही है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।